Hello students, in the previous video we discussed about HCF and LCM. Let us solve a few more examples related to those from exercise 1.2 question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. First one 12, 15 and 21. तो सबसे पहले आपको इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं एंड देन इसका आप लोगों को HCF एंड LCM इनका कैलकुलेट करना है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है. नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड द HCF. तो HCF के लिए एज पर डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर तो एक ही है, 3 इज द ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर और उसमें स्मॉलेस्ट पावर आएगा HCF में. तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1. तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 3. Next, for calculating the LCM, you need to multiply the greatest power of each prime factor. तो हर एक प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और उसमें भी ग्रेटेस्ट पावर. तो यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 का स्क्वायर गिवन है 12 में. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 420. दिस इज द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यू नीड टू कैलकुलेट द LCM एंड HCF ऑफ 17, 23 एंड 29. अब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में दैट नंबर इंटू 1 ही आएगा. ठीक है. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल इसी तरीके से है. तो HCF कैलकुलेट करने के लिए कॉमन क्या है? यहाँ पे जो नंबर कॉमन है वो 1 है. तो यहाँ पे HCF जो है इनका 1 आएगा एंड LCM के लिए आपको इन नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है. 17 इंटू 23 इंटू 29. मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा दैट इज 11,339. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यू नीड टू कैलकुलेट द LCM एंड HCF ऑफ 8, 9 एंड 25. ठीक है. तो अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो देन यू नीड टू कैलकुलेट द HCF. तो HCF क्या आएगा? कॉमन. और अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा. जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है उनका HCF क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा. ठीक है. जो प्राइम नंबर्स उनमें कॉमन नहीं है तो HCF विल बी 1. नेक्स्ट LCM के लिए हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. ग्रेटेस्ट पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस केस में इसका LCM विल बी इक्वल टू 1800. ठीक है. तो HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू 1800 फॉर 8, 9 एंड 25. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657. तो यहाँ पे आपको HCF इन दोनों का 9 गिवन है, आपको LCM कैलकुलेट करना है. बट वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया है. तो यहाँ पे HCF इंटू LCM विल बी इक्वल टू उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जिसका LCM आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे 306 इंटू 657 विल बी इक्वल टू HCF इंटू LCM. अब यहाँ पे आपको LCM फाइंड करना है तो HCF कहाँ चला जाएगा? अगर हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना. तो यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड बाय HCF करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा. और HCF क्या है? 9 है. ये तो गिवन ही है. तो यहाँ पे 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 यू गेट द LCM. अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. 306 जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. 34 जा. ठीक है. तो यहाँ पे 34 इंटू 657 यू गेट 22,338. दैट इज द LCM ऑफ 306 एंड 657. तो इस तरीके से इसे फाइंड करना है. ये प्रॉपर्टी यूज करके ही इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है. इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में आपको पहले ये गिवन था और आपको LCM पूछा गया. ठीक है. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको HCF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी. ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया एंड देन सॉल्व करके आपको LCM मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n.
सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 6n, जहाँ पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, वो 0 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी कोई भी नंबर 0 से एंड होगा, यानी कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 होगा तो वो नंबर 10 से तो डिविजिबल होगा ही। अब 10 से डिविजिबल होगा यानी कि वो 2 एंड 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो भी नंबर होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 6n में जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी, यू कैन चूज एनी नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, जिसके लिए 6n के आंसर में यूनिट प्लेस में 0 पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। If any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10. That is, it should be divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 into 5. जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो 10 से वो डिविजिबल होगा, दैट इज इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। लेकिन 6 क्या है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर। कैसे होगा, इसको ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। वी ऑल नो दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर। ऑल्सो 216 इज इक्वल टू 8 इंटू 27। 8 क्या है, 2 क्यूब है, और 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो इसमें भी होल क्यूब लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 क्यूब। 216 क्या है, 6 क्यूब है। तो जनरली 6 का क्यूब करेंगे या टू द पावर 4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 के होल पावर में आ जाएगा। इन जनरल 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होल पावर n। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आ गया अभी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 के 5 है ही नहीं, तो अगर 5 नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6n में तो क्या होगा, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी वैल्यू के लिए 6n क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा तो वो 0 से एंड होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें चेक करना था कि क्या 6n कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए एंड होगा 0 से। तो आंसर है नो, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। Let us continue exercise 1.2 question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. नाउ इन दिस क्वेश्चन ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, इनको सॉल्व करके कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें बताना है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों होंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रोडक्ट्स। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर जिसके फैक्टर्स में 1 और वो नंबर खुद होगा, कंपोजिट नंबर जिसमें फैक्टर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 वो नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा और भी फैक्टर्स उसके होंगे, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर प्रोवाइडेड है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन निकल गया तो इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो विच विल बी इक्वल टू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू 13 इंटू 78 77 प्लस 1 78। तो यहाँ पे 78 को हम लोग 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, 78 को 13 इंटू 6 लिख सकते हैं और 13 एज इट इज़। तो जो भी ये नंबर होगा उसके फैक्टर्स में 13 भी है, 6 भी है, 1 भी लिख सकते हैं एंड वो नंबर खुद भी होगा। तो यहाँ पे देर आर ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दिस नंबर विल बी अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से भी हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं।
5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन निकल गया और यहाँ से भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 42, 7 6 42 इंटू दिस विल बी 24 और प्लस 1 अलग से, इसको अलग से ही रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1008 प्लस 1 वी गेट 1009, तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, ये ऑलरेडी हमें इस नंबर के 3 फैक्टर्स मिल गए। इसको और फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स ऑलरेडी मिल गए हैं, तो यहाँ पे ये नंबर भी कैसा हुआ कंपोजिट नंबर हो। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहे थे कि एक्सप्लेन करो व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इसके फैक्टर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसीलिए ये नंबर कैसे हुए कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? As said in the question, there is a sports field and around it there is a circular path. Sonia and Ravi both start एट द सेम पॉइंट, और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एंड रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो वी हैव टू फाइंड कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दोनों ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे। तो उसके लिए 18 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे फिनिश द राउंड एंड मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन round of the field is equal to 18 minutes and that for Ravi is equal to 12 minutes. तो स्टेटमेंट लिख के हमें बताना है कि LCM ऑफ 18 एंड 12 गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। HCF कैलकुलेट नहीं करेंगे, HCF विल गिव अ स्मॉलर नंबर, बट टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच दे मीट अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द LCM ऑफ 18 एंड 12, जैसे कि मैंने समझाया। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 एंड 12 का, तो वी गेट 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 12 is equal to 2 square into 3. Now we all know that LCM is equal to product of greatest power of each prime factor. तो यहाँ पे हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर जो होगा दैट विल बी LCM, दैट इज 9 4 36. तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। Page number 12 पे we have theorem number 1.3. Let us see the statement. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. Statement समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि P कोई एक प्राइम नंबर है, अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। P को हम लोग 5 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट P इज इक्वल टू 5 और A स्क्वायर 225 कंसिडर कर लेना। वी ऑल नो दैट 225 इज डिविजिबल बाय 5, है ना, 45 जा। अब A स्क्वायर अगर 225 है तो A क्या हो जाएगा 15, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अकॉर्डिंग टू थियरम अगर A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन A विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय P। इस केस में ये ट्रू है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर और कोई भी प्राइम नंबर कंसिडर कर सकते हो, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा। इन दिस केस आई कैन से दैट 5 डिवाइड्स 225। इसका मतलब क्या है, 225 को मैं 5 के टर्म्स में लिख सकती हूँ, यानी कि 5 इंटू समथिंग, और यहाँ पे वो समथिंग क्या है 45। यानी कि अगर 5 डिवाइड्स 225 है तो 225 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 45, और इसमें रिमाइंडर 0 होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इन जनरल अगर हमें बात करनी है कि A डिवाइड्स B है, कोई पॉजिटिव इंटीजर A है दैट डिवाइड्स अ पॉजिटिव इंटीजर B, देन आई कैन ऑल्सो राइट B इज इक्वल टू A इंटू समथिंग और कंसिडर इट C। तो यहाँ पे फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स A डिवाइड्स B, वी कैन राइट B इज इक्वल टू A इंटू C। ये जो थियरम है थियरम नंबर 1.3, इसका एप्लीकेशन थियरम नंबर 1.4 में है। बट बिफोर proceeding with theorem number 1.4, let us quickly revise rational numbers and irrational numbers. Rational number can be written in the P by Q form where Q is not equal to 0. Example है 4/8.
यहाँ पे 4/8 कोई रैशनल नंबर है। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 4 × 1 डिवाइड बाय 4 × 2। अगर ऊपर और नीचे से 4 कैंसिल कर दें तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ पे ये भी एक रैशनल नंबर है और दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि क्या किया, ये जो p/q फॉर्म है उसमें से मैंने कुछ कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास जो बचा वो अभी भी p/q फॉर्म में है, लेकिन इसमें से कुछ और कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 1 and 2 आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या है, अगर उनका फ्रैक्शन है p/q फॉर्म है तो उनमें से कुछ हम लोग कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो p/q फॉर्म में से जो कॉमन निकलेगा उसके बाद जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचेंगे दे आर को-प्राइम इंटीजर्स। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज 12/7। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 × 4 डिवाइड बाय 3 × 9, 12/27 को। अगेन व्हेन आई एम टेकिंग ऑफ द कॉमन फैक्टर आई गेट 4/9। तो इस केस में भी 4 and 9 आर को प्राइम्स। तो यहाँ पे ना ही 4 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम है, लेकिन इन दोनों को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है, अब इनमें से कुछ हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। If rational numbers can be written in the p/q form, then irrational numbers are those numbers which cannot be written in the p/q form, where p and q are integers and q is not equal to 0. Next, let us proceed with theorem 1.4. थ्योरम 1.4 में हमें प्रूफ करना है कि √2 इज इर्रेशनल। तो हम इसका प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन देंगे, यानी कि हम अज्यूम कर लेंगे कि √2 इर्रेशनल नहीं है। इर्रेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, रैशनल होगा, और बाद में हम बता देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था। तो इस तरीके से प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। तो अब √2 रैशनल है तो हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वही रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है या फिर उसकी कंडीशन है। तो √2 इज इक्वल टू p/q, यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर इनमें से कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो हम उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल कर देंगे। तो हमें जो नंबर मिलेगा, वो जो इंटीजर्स मिलेंगे वो को प्राइम होंगे। तो हम यहाँ पे a एंड b के फॉर्म में √2 को लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है, अब इनमें से 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे b जो है वो डिवाइड में है, इस साइड लेके चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √2 × b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे √2 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a²। अब अगर रूट में 2 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ये जो रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे √2 का जब स्क्वायर किया तो वो 2 बन गया। 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे मैंने a² को 2 × समथिंग है ना, 2 × b² के फॉर्म में लिखा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा a² को। अब 2 डिवाइड्स a² है और 2 कैसा नंबर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a है। ठीक है। a² को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 a को डिवाइड करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल टू 2 × समथिंग। तो वो समथिंग को मैंने c ले लिया। यहाँ पे वो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन बचेगा वो है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पे क्या है, a² है, तो a² क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a² क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, है ना, क्योंकि a क्या है, 2c है। तो यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू a² के जगह पे हमारी जो वैल्यू है 4c², ये यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2b² इज इक्वल टू 4c²। और अगर सिर्फ b² की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2c² हो जाएगा ना, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है। तब यहाँ पे b को भी हम लोगों ने 2 × समथिंग के फॉर्म में लिख लिया, 2c² इज इक्वल टू b²। तो अगेन आई कैन से दैट 2 जो है वो डिवाइड करेगा b² को, है ना, जैसे a² के साथ किया था। देन बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स b, क्योंकि 2 क्या है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है। अब 2 b को डिवाइड कर रहा है, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया, एंड 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, ये भी हमने बता दिया। यानी कि a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना, a एंड b में 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या बोला था, a एंड b कैसे हैं, a एंड b आर को प्राइम।
जब ए एंड बी को प्राइम है तो उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। बट ए एंड बी आर को प्राइम, तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलना था लेकिन 2 कॉमन निकल रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमारा अजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। हमने जो पहले माना था और अभी जो आंसर मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, तो यहाँ पे इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से हुआ। हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 कैसा है, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √2 कैसा है, रैशनल है। अब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, √2 विल बी इर्रेशनल, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूफ। थियरम 1.4 का प्रॉपर प्रूफ विथ ऑल स्टेटमेंट्स टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो आप लोग वो रेफ़र कीजिए। एंड उसी थियरम की तरह आपको एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना है कि √5 इज़ इर्रेशनल, तो आप लोग वो खुद से ट्राई कीजिए एंड यू कैन वेरीफाई योर सॉल्यूशंस ओवर हियर।